हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे। वैसे तो हमने ऑलमोस्ट दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर लिया है, तो ये एक तरह का रिवीजन हो जाएगा। और उसके अलावा जो एक आध पॉइंट्स हमारे छूट गए थे, जैसे आर्ट एंड कल्चर को हम और मतलब अच्छे से देख सकते हैं, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कंबाइन वीडियो बना दी है। इससे आज से फिर हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब दिल्ली सल्तनत की बात करें तो इसका जो पीरियड रहा है वो 1206 से 1526 एडी के बीच में रहा है। 5 मेजर डायनेस्टीज़ रही हैं। जो मैंने बताया भी था, इसको याद करने का तरीका SKTSL। तो ये है हमारी स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो ये डायनेस्टीज़ दिल्ली सल्तनत पर रूल कर चुकी हैं। अब इनकी मिलिट्री पावर के साथ साथ जो सुल्तान्स थे, उन्होंने फोकस किया स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन पर। उन्होंने अपनी यूनिक इंडो इस्लामिक आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए इस सल्तनत को फेमस कर दिया। तो ये देखिए, इनका काफ़ी यूनिक स्टाइल था। इंडियन और इस्लामिक आर्ट मिक्स थी दिल्ली सल्तनत में। अब आगे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता था। जो सुल्तान होता था वो सुप्रीम हेड होता था स्टेट का। ये आर्मी, रेवेन्यू, जस्टिस और रिलीजन सबको सुल्तान का कंट्रोल करता था। अब जो ये टर्किश सुल्तान होते थे, इन्होंने खुद को लेफ्टिनेंट डिक्लेयर कर रखा था। किसका? अब्बासिद कैलिफेट ऑफ बगदाद। तो बगदाद के खलीफा का इन्होंने खुद को लेफ्टिनेंट कर रखा था डिक्लेयर। लेकिन का ये मतलब नहीं था कि जो खलीफा है वो लीगल रूलर हुआ करता था। मतलब इन्होंने डिक्लेयर करा हुआ था लेफ्टिनेंट, लेकिन इससे खलीफा को इतनी पावर नहीं मिल जाती थी कि वो लीगल रूलर हो। इनकी खाली मोरल पोजीशन थी। जैसे देखिए, आज भी प्रेसिडेंट भी रहता है इंडिया में, प्रेसिडेंट की पावर काफ़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन वो खाली एक मतलब एक लीगल रूलर तो नहीं माना जाता है। जो मेन पावर रहती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है, लेकिन प्रेसिडेंट जो होता है वो एक मोरल पोजीशन में होता है। ठीक, आप कह सकते हैं ये वैसा ही है जैसे इंग्लैंड में भी आपने देखा है कि क्वीन विक्टोरिया, क्वीन के हाथ में रहता है, लेकिन ये मोरल पोजीशन पे ही क्वीन रहती है। बाकी जो राज काज है वो आपका प्राइम मिनिस्टर ही देखता है। तो आगे देखिए, पॉलिटिकल, लीगल और मिलिट्री अथॉरिटी जो थी वो सब सुल्तान के पास ही थी, इनकी सारी पावर। और सुल्तान ही जो था वो रिस्पॉन्सिबल था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और सुल्तान ही था कमांडर इन चीफ ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। उसके अलावा इनमें एक दिक्कत ये थी, इनके अंदर कोई भी क्लियर लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। जिसकी वजह से आपने देखा होगा दिल्ली सल्तनत में काफ़ी ज़्यादा खून खराबा रहा है। इन्होंने उसे मारा, उसने इन्हें मारा, इस तरीके से चला है। कभी किसी को बीहेडेड कर दिया, कभी किसी को बीहेडेड कर दिया। तो लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। जिसके पास पावर वही आकर के थ्रोन पे बैठ जाता था। तो जो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी वही मेन फैक्टर था सक्सेशन ऑफ द थ्रोन। तो जैसा मैंने बताया कि जिसके पास पावर थी वही थ्रोन हासिल कर लेता था। इसके अलावा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए, एक मैंने टेबल बना दी है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। इसमें डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, साथ ही साथ हेड भी लिखा हुआ है जो इसे फाउंड जिसके द्वारा किया जाता था। जैसे दीवान वजारत जो था, ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस था, इसके जो हेड थे वज़ीर हुआ करते थे। ऐसे दीवान अरज़ जो कि मिलिट्री डिपार्टमेंट था, दीवान इंशा करस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट, दीवान रिसालत अपील्स का, उसके अलावा मुस्तखराज, तो ये एरियर्स का डिपार्टमेंट, कॉमर्स का डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर का। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। और उसका हेड जो है और किसने फाउंड किया वो सब इसमें लिखा हुआ है टेबल में। आगे देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये डिवीज़न भी हमने पहले देखी हुई है, जैसे इक्ता, शेख, परगना और ग्राम। तो इक्ता जो होता था वो प्रोविंस होता था, जिसका हेड जो होता था वो मुफ्ती या वाली होता था। अब शिक जो था वो क्या था? डिस्ट्रिक्ट था। और इसका जो हेड होता था वो सिकदार होता था। फिर परगना जो कि एक तालुक को कहते थे, परगना जो तालुका होता था उसको परगना कहते थे। और इनका जो हेड होता था उसे चौधरी या आमिल कहते थे। अब फिर उसके बाद आता था ग्राम यानी कि विलेज। इसका जो हेड होता था वो मुकद्दम या फिर खुद होता था। आगे देखते हैं। अब इकोनॉमी की बात करें तो इनकी इकोनॉमी जो थी, उनका जो मेन सोर्स था वो क्या था? लैंड रेवेन्यू। तो जो ज़मीन थी उससे जो रेवेन्यू आता था वही जो था मेन सोर्स था इनकम का। उसके अलावा कुछ टैक्स होते थे, जैसे खाराज जो कि लैंड टैक्स था। ये जो था वो यूजुअली 1/3 होता था प्रोड्यूस का। मतलब जितना भी आपने प्रोड्यूस किया उसका 1/3 आपको देना पड़ेगा खराज यानी लैंड टैक्स के रूप में। अब मार्केट रिफॉर्म जो अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी, उसने क्या किया? प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया। किसके प्राइसेस को? ग्रेन को। और ग्रेन के प्राइसेस, क्लोथ के प्राइसेस और
हॉर्सेस के प्राइसेस। तो देखिए ये एक अच्छा काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, इनके मार्केट रिफॉर्म्स जो थे वो काफ़ी अच्छे कहे जाएंगे। अब आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर जो था वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। इसमें क्या था, ब्लेंड था पर्शियन, टर्किश और इंडियन एलिमेंट्स का। तो ये जो भी बने थे इनमें पर्शियन एलिमेंट्स भी थे, टर्किश एलिमेंट्स भी थे और इंडियन एलिमेंट्स भी थे। तो अब ये सब मिल करके कुछ बहुत ही बढ़िया से निकल करके आया था, और वो जो आर्ट थी, वो जो आर्किटेक्चर था, वो हमारा दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर हुआ। अब की फीचर्स की बात करें तो आर्क होते थे, डोम्स होते थे, मिनारेट्स होते थे, इंट्रिकेट कैलीग्राफी होती थी और ज्योमेट्रिक पैटर्न्स होते थे। तो ये सारे एग्जांपल आपको दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर में देखने मिल जाएंगे। अब जो टर्किश थे, इनसे हमें एक्सपर्ट नॉलेज मिली यूज़ ऑफ कंक्रीट और मोर्टार की। तो कंक्रीट और मोर्टार की ऑल्दो हमें नॉलेज थी, लेकिन हमें इतनी अच्छी नॉलेज नहीं थी और ना ही इंडियन आर्ट में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ये टर्किश ही लेकर के आए थे एक्सपर्ट नॉलेज, जो कि बाद में यहाँ यूज़ की जाने लगी। ये आपने जितने भी प्राचीन मंदिर देखे होंगे इंडिया के, ये सारे के सारे मतलब इतना अद्भुत इनकी कला होती थी कि ये पूरा पत्थर को तराश करके काट काट करके पत्थर से ही एक मतलब मंदिर बना देते थे। ये कला थी हमारी। आप मतलब हमारा इतिहास कितना गर्मामयी, कितना स्वर्णिम रहा है, ये हम अपने ये साउथ के मंदिर आप देख लीजिए, कितने कितनी वास्तुकला का कितना अच्छा एग्जाम्पल है वो। चलिए आगे देखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में देखिए कुतुब मीनार बनी। कुतुब मीनार जो स्टार्ट करी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और इसे कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी याद में बनाया था? तो अगर आपको याद हो, मैंने अपने वीडियो में बताया था, ये सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो उनके ऑनर में इन्होंने बनवाया था ये कुतुब मीनार को, और जिसे कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। आगे देखें तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनवाया गया था, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ये इसमें एक ब्यूटीफुल प्रेयर हॉल है। उसके अलावा बात करें तो टॉम्ब ऑफ गयासुद्दीन बलबन दिल्ली में बनाई गई। मोट की मस्जिद बनाई गई थी जो कि सिकंदर लोदी के द्वारा बनाई गई थी। अलाई दरवाज़ा जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया। इसके अलावा टॉम्ब ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया, अब ये खिलजीज के दौरान बनाया गया था, लेकिन इसे रिपेयर और इसका जो साज सज्जा है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराई गई थी। तुगलकाबाद फोर्ट जो कि गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला जो कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया। अब इन्होंने क्या किया, रेड स्टोन को यूज़ किया, मार्बल इनले को यूज़ किया और डेकोरेटिव इंस्क्रिप्शंस का यूज़ किया अपने आर्किटेक्चर में। आगे देखते हैं। अब डिक्लाइन की बात करें तो दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसको एकदम कंप्लीट करके देखते हैं आज कि क्या क्या मेन कॉजेज़ थे। तो चलिए देखिए मेन कॉजेज़ देखते हैं। डिस्प्यूटिक एंड मिलिट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच डिड नॉट हैव कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। तो देखिए ये आक्रांता थे, आक्रांता ही रहेंगे। अब इनके पास जो थे लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं था, लोग इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। तो इनकी गवर्नमेंट जो थी एक तरीके से मिलिट्री टाइप गवर्नमेंट थी, राजा पे इतना भरोसा नहीं था लोगों का। उसके अलावा डी जनरेशन ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, जैसे कि आप हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के ऊल जलूल जो इन्होंने फरमान जारी किए थे, कभी दोआब में टैक्स बढ़ा दे रहे थे, कभी ये दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दे रहे थे। उसके अलावा इनकॉम्पिटेंस ऑफ फिरोज तुगलक, इन्होंने अत्याचार भी करे, कल्चर पे अटैक किया, मंदिर तोड़वा रहे हैं आप एक साइड पे, तो लोग आप पर भरोसा क्यों ही करेंगे। वॉर ऑफ सक्सेशन इनमें चलती रहती थी, कुछ सक्सेशन का पता ही नहीं था कि कौन आगे राजा बनेगा, कौन सुल्तान बनेगा। आगे जा कर के एक दूसरे को मारने पर लगे हुए हैं, कोई फिक्स्ड लॉ ऑफ सक्सेशन इनका नहीं था। अब नोबल जो थे वो ग्रीडी थे, नाम के नोबल्स थे, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर ग्रीड भरी हुई थी, इनकॉम्पिटेंस थी, ये भी कोई कॉम्पिटेंट नहीं थे। तो नोबल्स का अपना लालच चल रहा था, नोबल्स चाहते थे पावर उनके पास रहे, सुल्तान चाहता था पावर उनके पास रहे। उसके अलावा बीच में धर्म का एंगल जोड़ देते थे कि इस्लाम के अकॉर्डिंग ये, इस्लाम के अकॉर्डिंग वो। तो ये भी देखिए डिक्लाइन का एक रीज़न बना। उसके अलावा डिफेक्टिव मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री भी उतनी इनकी इफेक्टिव नहीं रही। अब कब तक आप किसी को मिलिट्री के साथ मतलब कंट्रोल कर लोगे। वास्टनेस ऑफ एम्पायर एंड पुअर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब एम्पायर आपका बहुत बड़ा है लेकिन कम्युनिकेशन के पास आपका मतलब कोई बहुत अच्छा साधन है नहीं, तो देखिए बड़े एम्पायर को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, खर्चे आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और फाइनेंशियली आप उस लेवल पर आ नहीं पा रहे हैं, तो ये भी देखिए रीज़न बनता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई सुल्तान फाइनेंशियली उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं हो पाता है, हालांकि आमतौर पर तो दिल्ली सल्तनत पे पैसा रहा है, लेकिन ये भी कभी कभी रीज़न बन जाता है।
अब उसके बाद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे जो नंबर ऑफ स्लेव्स हैं इनको इंक्रीज़ कर दिया गया था 1,80,000 तक, जिसकी वजह से ट्रेजरी पर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आया। तो ये भी एक डिक्लाइन का रीज़न बना था। अब इतने सारे स्लेव आप ले आओगे, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी आपको, तो ये ट्रेजरी पर बर्डन बना था। उसके अलावा इन्वेजन ऑफ तैमूर तो रीज़न है ही। तैमूर आया, उसने बुरी तरह से दिल्ली में लूट पाट मचाई, लोगों को मारा, कत्लेआम करा, तो ये भी डिक्लाइन का एक रीज़न बन गया था। आगे देखते हैं। अब देखिए, मंगोलियन इन्वेजन बहुत सारे हुए थे दिल्ली सल्तनत पे, तो उसका भी मैंने एक टेबल बना दिया है कि किस सुल्तान के रीन में हुआ, किस सन में हुआ और क्या इवेंट था। तो इसका मैंने टेबल बना दिया है, एक बार आप लोग इसे भी गो थ्रू कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में इनसे भी पॉइंट्स बन सकते हैं। आगे देखते हैं। लेगेसी की बात अगर करें तो स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था जिसने बाद में इन्फ्लुएंस किया मुगल्स को। इसके अलावा आर्किटेक्चरल इनोवेशंस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किए, जैसे ट्रू आर्क आर्क इन्होंने बनाए, डोम्स बनाए, जिससे इंडिया का फ्यूचर मॉन्यूमेंट जो है इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनसे हुआ। तो देखिए, ये था हमारा वीडियो दिल्ली सल्तनत के ऊपर। आज से दिल्ली सल्तनत हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी इसमें कुछ बचा नहीं है, अभी इसके हम प्रिपरेशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद देखिए मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आ जाऊँगा। काफ़ी ज़्यादा रिवीजन करेंगे हम लोग, इतना रिवीजन करेंगे कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन बचेगा नहीं जो हमने पढ़ा ना हो। लगभग सब कुछ हम कंप्लीट कर लेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही तैयारी करते रहिए। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।